तो आज गुड इवनिंग जी, डे 18 एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर 6। ठीक है, चलो डे 18 एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर 6। कल हम कर रहे थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, हमने टॉपिक करना था। तो जैनिज्म में मैंने अभी आपको बताया था कि जैनिज्म के 24 तीर्थंकार रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट जो 24 थे वो थे आपके महावीरा। महावीरा का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 3 रत्न दिए थे, त्रिरत्नास। ठीक है, वही आपकी नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। बिल्कुल, इसमें जो कंडक्ट हैं तो हर जैन को 5 वचन लेने होते हैं, 5 वाउस, एल साल शॉर्ट में। नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, और टू लिव एन एस्थेटिक लाइफ। इसके अलावा आपके महावीरा ने सोल के बारे बताया था कि सोल लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में है। ठीक है, लिविंग में भी सोल है, नॉन लिविंग में भी सोल है। ठीक है, वेदास को उन्होंने अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं बोला, वेदास नॉट अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, ये भी उन्होंने बोला। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के साथ सबसे बड़े जो सपोर्टर ग्रुप था वो था आपका वैश्यास का, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो थे फार्मर्स। ठीक है, तो एक शॉर्ट में कल के लेक्चर की मैंने आपको समरी दे दी। अब देखो, जैनिज्म को आगे फैलाने के लिए आपके महावीरा ने फॉर्म किया संघ, जैनिज्म का संघ। अब ये संघ क्या था? संघ बेसिकली आपके मॉन्क्स, जैनिज्म और बुद्धिज्म के संघ में फर्क है, ये देखना। जैनिज्म के संघ में आपके मॉन्क्स प्लस जो आम फॉलोअर्स हैं, ले फॉलोअर्स का मतलब जो आम धर्म को, उनकी टीचिंग्स को मानने वाले लोग थे, उन सबको मिलके बनता था संघ। संघ का काम था टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ जैनिज्म और महावीरा के, बेसिकली क्योंकि उन्होंने फॉर्म किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो संघ बना, ठीक है, जो ये सारा संघ बना, यहाँ पे आपके संघ के लिए जगह जगह पे हमने आगे पढ़ा था कि आपके वैश्यास ने जगह जगह पे रहने के लिए जगह, आपके केव्स के अंदर 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। कौन से 2 टाइप के? हाँ जी, चैत्यास, और दूसरे थे विहारास। जो चैत्या है ये एक तरह से चेतन से वर्ड आया है, यानी कि मेडिटेशन हॉल्स थे। विहारास का मतलब होता है रेजिडेंसेस, जहां पे मॉन्क्स रह सके। अब जो जैनिज्म का संघ था, देखो जैनिज्म में प्रिंसिपल था कि एनी वन कैन ज्वाइन इट। चाहे आप कोई भी वर्ण को बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी जेंडर को बिलोंग करते हो,
आप बिना फिक्र किए आप जैनिज्म संघ का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स है। उसके बाद जो संघ होता था, संघ को हमेशा संघ हेडेड बाय प्रीस्ट मॉन्क, एक टॉप पे मॉन्क उसे हेड करता था, पर जो डिसीजन मेकिंग थी, जो फैसले लिए जाते थे संघ के अंदर, वो डेमोक्रेटिक होते थे, यानी कि मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो हेड है सिर्फ उसकी बात सुनी जाएगी। हेड एक बार बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कोई रूल अप्लाई करने वाला तो हो, इस कारण हेड बनाया जाता था, पर वो सारे फैसले नहीं लेता था। हर फैसला सबके आगे रखा जाता था और फिर फाइनली डिसाइड होता था कि क्या डिसीजन लिया जाए। लोग जिस साइड पे वोट डालेंगे, फैसला उस साइड को लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज है। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? ठीक है। अब यहां पे इससे आगे बढ़ते हुए, अब हुआ क्या, जब आपके महावीरा की डेथ हो गई थी, संघ उसके बाद भी चलता रहा, जैनिज्म सारे इंडिया में फैलाने का काम जितने संघ के मेंबर्स थे या मॉन्क्स थे वो सारे करते रहे, और जैनिज्म अपने आप में बहुत बड़ा रिलीजन बनना शुरू हो गया। अब एक पॉइंट आया जहां पे जैनिज्म के अंदर ही डिवीजन आ गई। अब वो डिवीजन क्यों आई थी? बेसिकली उस टाइम इंडिया के रूलर जो थे, किस रूलर के टाइम प्रॉब्लम आई थी? इंडिया के उस टाइम रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद भी जैनिज्म अपनाया हुआ था, ठीक है। इंडिया के नहीं थे, जो मगधा किंगडम था उसके रूलर थे, और मगधा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम था, ठीक है। अब बात क्या हुई कि आपके एक चीज प्रिडिक्ट की गई। देखो आपके बेसिकली जो सारा हमने आपके ये हमने सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी कि जैनिज्म में क्या विश्वास करते हैं, उसके अंदर जो हमने संघ में पढ़ा। सो बेसिकली हुआ क्या, आपके दो पर्सन थे। सबसे पहले जो पर्सन थे, मतलब सारे ये जैनिज्म संघ को जो हेड कर रहे थे इनके टाइम पे, वो थे आपके भद्रबाहु। भद्रबाहु यही मगधा, जो आज का बिहार का इलाका है, ये सारे यहाँ पे जैनिज्म का मेन सेंटर था। तो उन्होंने, भद्रबाहु जो थे वो संघ के हेड थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अब 12 साल यहाँ पे ड्रॉट आने वाला है। 12 ईयर ड्रॉट्स आने वाले हैं, 12 साल सूखा पड़ने वाला है, तो सब खत्म हो जाएगा, और हमें अपना लाइफस्टाइल इसके अकॉर्डिंग चेंज करने वाला है, और इसी के चलते हुए हमें यहां से भी मूव आउट कर जाना चाहिए, जहां पे ज्यादा खाना अवेलेबल हो उस साइड को, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्हीं के ही जो फॉलोअर थे, मतलब इन्हीं के स्टूडेंट थे ये, क्योंकि पूरे संघ के हेड थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा ने कहा कि देखो, पहली बात तो 12 साल मुझे नहीं लगता कि ड्रॉट आने वाले हैं, और अगर आ भी जाते हैं, अगर 12 साल सूखा भी पड़ जाता है, हमें इस जगह को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रहेंगे, और हमें बस अपने कुछ प्रिंसिपल्स चेंज कर देने चाहिए। तो इसके चलते हुए यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट इमर्ज हो गया इन दोनों में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि संघ के हेड होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपकी मर्जी सुनेगा। डेमोक्रेटिक बॉडी है, कोई भी अपनी आवाज भी उठा सकता है और अपने मुताबिक फिर एक्ट भी कर सकता है। तो आगे जितने लोग थे संघ के, वो दो हिस्सों में बट गए, भद्रबाहु के फॉलोअर्स और स्थूलभद्रा के फॉलोअर्स। जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स हैं, इन्होंने क्या किया,
ये मूव कर गए साउथ इंडिया की तरफ, ये मूव कर गए, यानी कि आज का जो कर्नाटका है उस साइड को। पीछे सूर्यभद्र के फॉलोअर्स रह गए, इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी इनके साथ चले गए थे। उन्होंने अपना सारा राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, अपने बेटे बिंदुसार को सारा का सारा राजपाट देके सब छोड़ के वो इनके साथ चले गए, क्योंकि वो जैनिज्म को इतना सीरियसली मानने लग गए थे। ठीक है, तो उन्होंने सब छोड़ा और वो भी साथ कर्नाटका की साइड मूव करके खुद एक भिक्षु बन के। सुलभद्रा जो ये पीछे और इनके फॉलोअर्स जो पीछे रह गए, इन सब ने अपनी खुद की प्रैक्टिसेस शुरू की। तो इसके चलते हुए आपका जो रिलीजन है वो दो हिस्सों में बट गया, जो क्योंकि दोनों ने अलग अलग प्रैक्टिसेस भी अपनाई, थोड़ी थोड़ी चेंज कर ली। जो साउथ इंडिया गए इन्हें हम कहते हैं दिगंबर्स, और जो यहीं पीछे रह गए ये थे श्वेतांबर्स। दिगंबर का मतलब होता है आपका दिगंबर को इंग्लिश में बोलेंगे हम स्काई क्लाड, और इन्हें बोलेंगे व्हाइट क्लाड। सो बेसिकली हुआ क्या था, दिगंबर्स ने अपनी टीचिंग्स इस हद तक बदलने के हमें बेयर मिनिमम पे जीना है, और जो सबसे ओरिजिनल जैनिज्म है उसे फॉलो करना है, जिसका सबसे मेन प्रिंसिपल में से ये भी था कि नो प्रॉपर्टी टू बी एक्वायर्ड, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखनी अपने पास। इसके चलते हुए इन्होंने कपड़े तक छोड़ दिए थे। ठीक है, तभी ने स्काई क्लाड कहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते थे। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स एग्जिस्ट करते हैं जैनिज्म के अंदर, जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि कपड़े भी अपने आप में एक पोजेशन है, प्रॉपर्टी है ना। तुम्हारी शर्ट कोई और डाल के घूम रहा हो, तुम कह देते हो ना ये मेरे कपड़े हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी पोजेशन है। तो इन्होंने वो तक फॉलो किया। इन्होंने अपने आप को थोड़े से प्रिंसिपल्स चेंज किए, इन्होंने सिंप्लिसिटी को अपनाया। आप जैनिज्म के अंदर देखोगे यहाँ पे ज्यादातर लोग वाइट कपड़ा डाल के घूम रहे होते हैं, इन्होंने सफेद कपड़े डालने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रिंसिपल। सर हाँ जी सर, ऐसे तो फिर ये जो सेल्फ टॉर्चर करते थे वो भी तो गलत ही था। हाँ, तो पर वो प्रिंसिपल है ना, क्योंकि एक भिक्षु की लाइफ सी सेल्फ टॉर्चर इस तरीके से नहीं है कि जानबूझ के तुम्हें भूखे रहना ही रहना है, वो सब कुछ कर रहा है। बेसिकली भिक्षु की लाइफ में खाना मिले या ना मिले रोज, ये जरूरी नहीं है ना। तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना है। अब माइंड को ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि तुम कभी कभी अपने आप को फास्टिंग पे भी ले जाओ, और एक्सट्रीम फास्टिंग पे, ताकि तुम्हारा माइंड उतना ज्यादा। अब देखो, लेट्स सपोज हम हमारी बात लगा लो कि हम दिन में अगर एक टाइम खाना लेट्स सपोज मिस हो जाए, हमारा साथ के साथ क्या कहते हैं, हम चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, सिर दुखने लग जाता है, कुछ भी मतलब, ठीक है, नींद आने लग जाती है, सब कुछ। ठीक है, ज्यादा खा लिया तब भी यही प्रॉब्लम। तो जो भी है, मतलब हमारी क्योंकि फूड के साथ बहुत अटैचमेंट है, और हम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन नहीं है कि हम इतने घंटे या दिन बिता लें बिना खाए। यहां पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई रिचुअल, कोई सेरेमनी ऐसा कुछ नहीं करना, पर अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने आप को गॉड से लिंक करना है, तो उसके लिए माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी ये प्रैक्टिसेस करते थे। ओके सर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए आपके अब बात करते हैं बुद्धिज्म की। ये क्लियर हो गया, इनमें ये दो डिविजन्स हो गई थी। पीछे इन्होंने अपनी कुछ मीटिंग्स भी कॉल इन की थी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी इनके क्या क्या प्रिंसिपल थे वो नोट्स में आपके डिटेल में लिखे हैं।
दिगंबर क्या क्या मानते हैं, श्वेतांबर क्या मानते हैं। जैसे दिगंबर में ऑब्वियसली वुमेन को एग्जेम्पशन है, उन्हें वाइट कपड़े ही पहनने हैं, पर जो मेल्स हैं वो कोई कपड़े नहीं पहनते। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही वाइट कपड़े पहनते हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स भी हैं, नॉन वायलेंस, किसी भी लाइफ को हर्ट ना हो, ये दोनों का प्रिंसिपल वही, बाकी चीजें वैसी हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस अकॉर्डिंगली आ गए थे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से मीटिंग्स करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इनके टोटल यही, अब जो पीछे श्वेतांबर रह गए थे, इन्होंने ये सारे अपने जो प्रिंसिपल्स रखे, इन्होंने बुक्स भी लिखी, इन्होंने अपनी बाद में बुक्स लिख ली थी। इन्होंने जो 2 जैन काउंसिल्स ऑर्गेनाइज किए थे श्वेतांबर्स ने, इन्होंने इन्हें बाद में जब ये नॉर्थ इंडिया वापस आए बहुत सालों बाद, तब इन्होंने देखा कि ऐसा, इन्होंने अपने काउंसिल्स, अपने रूल्स बहुत ज्यादा फ्रेम कर लिए। फिर उन्होंने भी अपनी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी, पर वही बात है, उन्होंने बाद में शुरू की तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो चीज है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, ठीक है। अब बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो, बुद्धिज्म जो रिलीजन है, यहाँ पे मल्टीपल गुरुज नहीं एग्जिस्ट किए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन और उनके विचारों के ऊपर सारा बुद्धिस्ट रिलीजन बना है। ठीक है, आपके बुद्धिस्ट मानते हैं साक्या क्लैन के जो प्रिंस रहे हैं गौतम, तभी गौतम बुद्ध। तो बेसिकली गौतम बुद्ध एक राज परिवार में पैदा हुए थे, साक्या क्लैन फैमिली जो थी, साक्या फैमिली थी, उसे वो बिलोंग करते थे। ठीक है, राज परिवार महलों के अंदर रहते थे, पर बहुत पहले ही ये बोल दिया गया था कि जैसे उनकी टेंडेंसी है, एक बहुत, जब उनका बर्थ हुआ था बेसिकली, तब एक बहुत महान संत को बुलाया गया कि आप नामकरण कीजिए, कुंडली बताइए, ऐसी सारी चीजें राजे बहुत शान शौकत से करते होते थे। तो उन्होंने बचपन में कह दिया था कि ये जो लड़का है ये एक दिन घर छोड़ के चला जाएगा, ये यहाँ नहीं रहने वाला। ठीक है, इसे इन सारी चीजों से कोई ज्यादा लगाव नहीं होने वाला। इसलिए उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे कि इन्हें महल से जाने ही ना दिया जाए, ताकि वो कभी छोड़ के ना जाए। पर हुआ क्या, एक बारी किसी मजबूरी के कारण उन्हें महल से बाहर जाना पड़ा। जब वो बाहर गए, उनके आगे 4 व्यूज आए, जिन्होंने उनके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए। 4 व्यूज जिनके चलते हुए क्वेश्चंस जनरेट हुए उनके मन में कि ये चीज क्यों है और कैसे है। ये 4 व्यूज क्या थे? 1 2 3 4। पहला आपका जो व्यू था वो था एक क्या कहते हैं उसे, एक बुजुर्ग आदमी, हाँ, एंड ओल्ड मैन। पहले उन्हें रोड की साइड पे एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ दिखा, छड़ी पकड़ी हुई है, ठीक है, बैक मुड़ चुकी है, बहुत ही धीरे धीरे कांपते हुए चल रहा है वो। ठीक है, तो काफी ज्यादा उसके मतलब घुटनों में प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे दर्द होते हुए वो चलता जा रहा है। तो ये चीज जब उन्होंने देखी, उस इंसान को धीरे धीरे इतनी स्लोली चलते हुए देखा, और हर कुछ टाइम बाद रुकते, सांस लेते हुए, फिर दोबारा से चलते हुए देखा, तो पहली बारी ये व्यू उनके दिमाग में स्टिक किया। थोड़े से आगे गए, उन्हें दिखा ए डिजीज्ड मैन, एक बीमार आदमी। ठीक है, एक मंजे के ऊपर, आपके बेड के ऊपर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, खांसी जा रहा है, बहुत तकलीफ में है। ठीक है, उठ नहीं पा रहा, काफी कमजोर दिख रहा है। इस चीज का भी उनके आगे आया। अब वो इससे भी आगे गए, उन्हें फिर दिखाई दिया कॉर्प्स।
लोग लाश लेके जा रहे थे, साथ में लोग वहां पे आसपास रो रहे हैं, ठीक है। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। तो एक लाश सारे परिवार वाले उठा के लेके जा रहे हैं, सारे रो रहे हैं, काफी ज्यादा दुख का माहौल है। तो अभी तक गौतम बुद्धा आपके सारे व्यूज को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने ही लोग दुखी हैं ये समाज में। अगर महल महल से बाहर निकल के देखो तो ये सारी चीजें उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। लास्ट में पर फोर्थ में क्या हुआ, उन्हें दिखा एन एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है एक भिक्षु। भिक्षु के कपड़े फटे हुए हैं, हाथ पे थोड़ी सी चोटें लगी हुई हैं, ठीक है। पैरों में चप्पलें नहीं है, पैरों से भी थोड़ा सा खून आ रहा है, ठीक है। और कहीं कोई कंडा लग गया, कुछ लग गया, पैर से थोड़ा बहुत खून आ रहा है, ठीक है। इस सारी चीज के अलावा मतलब इतना कुछ होने के बाद भी भिक्षु क्या है, उछलता कूदता गाना गाता हुआ खुश खुश जा रहा है। बस उसके हाथ में एक मांगने वाला कटोरा है और बस खुश गाता हुआ उछलता हुआ वो जाई जा रहा है। तो गौतम बुद्धा के मन में यही सवाल खड़ा हुआ कि ये जो लोग हैं ये प्रॉपर सोसाइटी में रह रहे हैं, इनके परिवार हैं, इनके कोई ड्रीम्स हैं, कोई एस्पिरेशंस हैं, ठीक है। इनके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पर ये तब भी दुखी क्यों है इतने। और ये जो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैर से खून आ रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, थोड़ी बहुत शरीर पे और चोटें हैं, ठीक है, ये हंसता खेलता गाता हुआ कैसे जा रहा है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं पता आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही जो चीज थी, इसी चीज ने उन्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सवाल उनके मन में स्टिक कर गया और वो फाइंड करना चाहते थे ऐसी क्या खुशी है, क्या दुख है। वो अल्टीमेटली इस सवाल को जानना चाहते थे कि क्या सुख है और क्या दुख है, और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपना घर भी इसलिए छोड़ दिया। अब ये जो 4 व्यूज थे, इसके चलते हुए फिर वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। उन्होंने वहां पे मेडिटेशन की और फाइनली जब उन्होंने मेडिटेशन एक बोधि ट्री के अंडर की थी, जब उन्हें फाइनली मोक्ष मिला, एनलाइटनमेंट मिली, तो उन्हें बोला गया बुद्धा। बुद्धा का मतलब ही होता है एनलाइटेंड वन। वो पर्सन जिसे एनलाइटनमेंट मिल चुकी है उसे हम कहते हैं बुद्धा, ठीक है, जिसे सारी नॉलेज प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी एनलाइटनमेंट जब इन्हें प्राप्त हुई तब उन्हें उनके साथ गौतम बुद्धा, बुद्धा वर्ड का मतलब ही ये होता है, ठीक है। आज भी कोई अगर ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसे पर्सन निकल आते हैं जिन्हें सारी नॉलेज प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भी बुद्धा रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद उन्हें जो नॉलेज प्राप्त हुई उसी से वो अपना फर्स्ट सरमन देने गए, फर्स्ट लेक्चर देने गए। जो उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर, सरमन का मतलब होता है लेक्चर, ठीक है, कहीं पे कोई लेक्चर देने गए, कहाँ पे गए, फर्स्ट लेक्चर दिया उन्होंने अपना, आज जो शहर है सारनाथ, वहां पे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने पूरी लाइफ का, जिसे हमारे बाकी शास्त्र और सब कुछ भी कहते हैं, मतलब उनके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, धर्म चक्र के बारे में बताया। हमारी बेसिकली लाइफ एक धर्म चक्र में घूम रही है, ठीक है। धर्म चक्र क्या है कि हम एक तरीके से पेनफुल साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में जी रहे हैं। देखो धर्म चक्र क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी इवेंटफुल चीज होती है ना, कोई भी, सिर्फ हमारे हमारी लाइफ का मतलब नहीं है कि हमारी पर्सनल लाइफ, कोई भी दुनिया में ऐसा कुछ पर्सन कर देता है जिसका इफेक्ट्स हर इंसान तक जाएगा, उसे कहते हैं कि उसने धर्म चक्र को मूव कर दिया, ठीक है। तो हम सबके धर्म चक्र चलते जा रहे हैं, हम उस धर्म चक्र में बस चलते जा रहे हैं, हमारी लाइफ निकलती जा रही है। जहां पे लाइफ खत्म होगी, चक्र है, साइकिल है, वो फिर से शुरू हो जाएगी।
इसी धर्म चक्र के अंदर उन्होंने मतलब जब ये समझा रहे थे तभी उन्होंने बताया दुनिया के 4 सच, 4 नोबल ट्रुथ क्या थे, 4 दुनिया के क्या सच्चाइयां हैं। ठीक है, अब ये क्या सच्चाइयां हैं? सबसे पहली सच्चाई है कि ये जो पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। ये पूरी दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। ठीक है, ये जो पूरी दुनिया है ये दुखों से भरी पड़ी है, इसमें कोई भी डायरेक्ट रिलीफ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, पहली चीज कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। दूसरी चीज, द कॉज ऑफ सफरिंग्स इज डिजायर। देखो, हम सफर क्यों कर रहे हैं? हम सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मतलब दुख या सौरो, जैसे भी तुम कहना चाहते हो, वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, ये जितनी भी आपकी सफरिंग्स हैं ये क्यों है? क्योंकि हमारे लाइफ में हम कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हाँ ये हम हासिल करना चाहेंगे, ये इस चीज के हाँ, कि लेट्स सपोज कोई पर्सन कहता है कि कोई भी चीज लगा लो, लेट्स वो 10th का रिजल्ट आना था किसी का, अगला पर्सन उम्मीद लगा के बैठा है कि हाँ मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ने के बाद मेरे 99% नंबर आ जाएंगे, और इसके बाद लेट्स सपोज उसके घर वालों ने कुछ भी प्रॉमिस किया कि यहाँ तुम्हें ट्रिप पे लेके जाएंगे, वो पर्सन पहले से ही सारे ख्वाब सजाना शुरू कर देगा कि अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जो भी सब कुछ। अब ये मानो कि लेट्स सपोज के उसका जब रिजल्ट आया उसके 99% नंबर नहीं आए, पर अब जब 99% नंबर नहीं आए तो जो उसके साथ शर्त थी वो भी पूरी नहीं हुई। अब जितने उसने सपने सजाए थे वो सपने सारे के सारे एक साथ ही टूट गए। तो ये चीज यहाँ पे बुद्धा ने बोला कि देखो, हम सफर ही तब करते हैं जब हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये हमने उम्मीद लगाई है तो ऑब्वियसली इस चीज का ऐसे होना चाहिए हमारे साथ। तो यही कॉज ऑफ सफरिंग बनता है, क्योंकि हमारे डिजायर्स हैं, हम कुछ इच्छाएं रख के बैठे हैं। ठीक है, तो अब बुद्धा से 4 सच्चाइयां, जो 4 नोबल ट्रुथ हैं, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि दुख भरा पड़ा है इस दुनिया में, पर दुख का कारण आपके अपने डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। अब उन्होंने इसके बाद इसी चीज का आगे सोल्यूशन भी बताना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि तुम ये सफरिंग से छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, देयर इज एन एंड टू सफरिंग, कि रास्ता है जिसके थ्रू थ्रू तुम अपने सारे दुखों को खत्म कर सकते हो। वो रास्ता क्या है? वो है आपके 4th में, सॉरी 4 नहीं, 8 फोल्ड पाथ पे चलोगे तो आपके दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको पहले ये 8 चीजें अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी, फिर आपके दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब ये 8 चीजें क्या हैं? इसके अंदर बुद्धा ने ऐसे मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ही पॉइंट आउट किए कि अच्छा बोलो, अच्छे विचार रखो, अच्छा माइंड रखो, अच्छी कंसंट्रेशन करो, अच्छे काम करो, ऐसी सारी चीजें आपकी करके ये टोटल ऐसे 8 फोल्ड पाथ है। आपके नोट्स में प्रॉपर एक डायग्राम बनाया पड़ा है। ठीक है, उसे माइंड न करो 4, हाँ जगह कोई फर्क नहीं, आपके ऐसे पूरा डायग्राम बनाया पड़ा है कि 8 चीजें क्या बोली थी। तो ये है आपका 8 फोल्ड पाथ, कि कोई भी पर्सन इस 8 फोल्ड पाथ पे चलेगा वो अपने आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएगा।
अब यहां पे कुछ सबसे पहले डिफरेंसेस पॉइंट करना चाहूंगा आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर। देखो जो आपका जैनिज्म है ना, जैनिज्म अपनी प्रैक्टिसेस को लेके थोड़ा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम जैसे कि कोई प्रॉपर्टी ना रखो, ठीक है, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी ना रखो, कोई तरीके की वायलेंस नहीं कमिट होनी चाहिए, नॉन लिविंग चीजों को भी चोट नहीं पहुंचानी है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें आपकी जैनिज्म में। पर बुद्धिज्म इन मामलों में थोड़ा सा ज्यादा लिबरल है, क्योंकि बुद्धिज्म एक्सट्रीम फॉलो करने को नहीं कहता। बुद्धिज्म की थ्योरी जो आपके गौतम बुद्धा ने दी वो थी आपकी मिडिल पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मिडिल पाथ का मतलब क्या है कि देखो लाइफ में हमेशा एक्सट्रीम्स है, ठीक है। जैसे एक एक्सट्रीम इमेजिन करते हैं आपकी खुश होना, हैप्पीनेस, और आपका दुखी होना, सैडनेस। लाइफ में दोनों चीजें एक्सपीरियंस होती है। कोई अच्छा, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बहुत ही खुशी वाला टाइम होगा, तो वो हैप्पीनेस देगा। पर अगर आप उसे ओवर जॉय करते, देखो एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी, वो चीज यहीं से आती है कि किसी सिचुएशन में अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो उतना ही दुख भी आता है। तो आज खुशी है तो कल दुख होगा। सो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हम्म, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, इसका ये मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब ना हम गलत परसीव करते हैं। इस लाइन का पूरी का मतलब हमने ये परसीव किया हुआ है कि आज खुश हैं तो दुख भी आएगा। पर एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर तुम खुशी के टाइम इतना ज्यादा इंजॉय करते होते हो, तो जब दुख आएगा ना, तुम्हें एक्चुअली दुख भी तो उतना ज्यादा स्ट्राइक ही होगा, क्योंकि तुम उतने ही ज्यादा इमोशन से जुड़े हुए हो। अगर इमोशंस तुम्हें हाइपर एक्टिव करके तुम्हें खुशी मनाने पे वो करते हैं, वहीं पे जैसे ही कोई लो फेस आएगा, तुम्हें उतना ज्यादा दुख अपने आप ही महसूस होगा। लाइफ अपने आप में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइफ हाई एंड लो है। तो अगर तुम अपने आप को जितना सेंटर ऑफ द लाइन ला पाओगे, ना ज्यादा बड़ी खुशी मनाओ, तो अपने आप जब दुख आएगा, दुख भी उतना कम महसूस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएंगे, अगर खुशी नहीं मनाओगे तो दुख भी नहीं आएंगे। उसका, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि तुम्हारे इमोशंस रेगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हमेशा बुद्धा ने कहा, मिडिल पाथ, सेंटर ऑफ द पाथ रहो, ना दुख मनाओ ना सुख मनाओ, ठीक है। और इसी चीज के लिए आपको हमेशा माइंड को ट्रेन करना है। यही चीज आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, ठीक है। एक तो इस चीज में फर्क था। दूसरा फर्क है जो आपके संघ बनाए गए। संघ ग्रुपिज्म फिर से दोनों में बनाई गई, पर जो जैनिज्म का संघ था वो कौन कौन उसके मेंबर्स थे? मॉन्क्स प्लस ले फॉलोअर्स। जो आम भक्त हैं वो भी इसके फॉलोअर थे। पर बुद्धिज्म में ओनली मॉन्क्स, सिर्फ मॉन्क्स आपके बुद्धिज्म के, हाँ, संघ के पार्ट थे। बाकी सारे के सारे लोग फॉलोअर्स थे, पर उन्हें संघ का पार्ट नहीं माना जाता। पर ये चीज याद रखना, दोनों का संघ डेमोक्रेटिक तरीके से ही चलता था। तो ये डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल भी आप कहीं पे यूज कर सकते हो। जैनिज्म और बुद्धिज्म इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी कभी भी एग्जाम्पल यूज करना हो, कुछ भी यूज करना हो, आप ये संघ का एग्जाम्पल, इतने बड़े संघ जो पूरे रिलीजन को कंट्रोल करते थे, उनके रूल्स को कंट्रोल करते थे, अपने मेंबर्स को अगर वो कुछ गलत करते हैं सजाएं भी सुनाते थे, पर सारी बॉडी डेमोक्रेटिक तरीके में से काम करती थी, एक सिंगल लीडरशिप में नहीं। तो इंडिया में तो इसी कारण डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल और बहुत पुराने टाइम से रहा है, ठीक है। अब ये जो है, अगली चीज आपके बुद्धिज्म के अंदर, गौतम बुद्धा ने अपने आप को कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं डाला। जैसे कि
उन्होंने ये बोला, जैसे वेदास के बारे, उन्होंने ये नहीं बोला कि वेदास को मानने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने बोला कि वेदास कैन बी रॉन्ग, वेद कुछ चीजों में गलत हो सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन इग्नोर दोस टीचिंग्स। वहां पे आप उन चीजों को इग्नोर कर सकते हो, अगर वेद गलत जा रहे हैं उन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है। तो आपके महावीर ने बोला, ये नहीं बोला कि वेदास को मानना जरूरी नहीं होगा। एक मिनट। तो बुद्धा का स्टैंस अपने आप में बहुत सारी चीजों में इसलिए न्यूट्रल रहा है, जैसे उन्होंने कहा सोल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पर तुम्हें क्या वो सोल और भगवान एक ही चीज हैं या अलग अलग चीजें हैं? जैसे कि आपके जैनिज्म में उन्होंने बोला था कि दुनिया जो बनी है, जो नॉलेज दी थी महावीरा ने, उसमें उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया बिना किसी क्रिएटर के एग्जिस्ट कर रही है। इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया उसमें, डिड नॉट कमेंट इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं बोला। जैसे महावीरा इन चीजों को लेके बहुत क्लियर थे, गौतम बुद्धा ने इन चीजों को नहीं बोला कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है, ताकि वो इस कंट्रोवर्सी में पड़े ही ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो एक सिंपलर रास्ते से, मतलब अपने ऊपर काम करते हुए, सिंपलर तो नहीं है अपने आप में, ये भी बहुत, ये ज्यादा मुश्किल है बल्कि, पर इस चीज के ऊपर आप काम करोगे तो अपने आप ही आपकी लाइफ ज्यादा बेटर होने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मतलब सारी की सारी आपकी कंट्रोवर्सीज को, जब आपके बुद्धा की डेथ हुई, बुद्धा की डेथ के बाद, क्योंकि बुद्धिज्म काफी ज्यादा इंडिया में फैला था, जैसे ही आपकी डेथ हुई इनके बुद्धा की, साथ ही साथ ये चीज कि आज तक जो बुद्धा ने बताया है ना, इन सारी चीजों को हम कंपाइल करके जोड़ के एक साथ रख लें। तो इसके चलते हुए आपके क्या किया गया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धा के अपने जो टॉप स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही इस काउंसिल को हेड किया था, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज्म, ये सारी चीजें कंपाइल की गई। इसके अलावा संघ के लिए रूल्स भी लिखे गए कि अब देखो संघ, क्योंकि बुद्धा नहीं रहे, अब हेड कौन होगा, कैसे काम करेंगे, ठीक है, कैसे लीडर इलेक्ट होगा, संघ के अपने कुछ रूल्स क्या हैं, रूल्स वर कोडिफाइड। पहले तो क्योंकि बुद्धा खुद एग्जिस्ट करते थे तो उन्हीं से पूछ लेते हैं, अब सारे नियम लिख लिए जाए, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा भी लिख ली जाए, ताकि आने वाले टाइम पे लोग इन्हें पढ़ के हमेशा बुद्धा से ओरिजिनल, क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने सुना था वो तो साथ के साथ लिखेंगे तो ऑलमोस्ट करेक्ट होने के चांसेस हैं। देखो थोड़ी बहुत ही ऐसा हो सकता है कि एडिशन कर दे कोई, पर 90% चीजें जो बुद्धा ने बोली होंगी वही लिखी गई होंगी, पर बाकी सारी चीजें इस तरीके से कोडिफाई कर दी गई ताकि उनके बाद भी बुद्धिज्म प्रॉपरली चलता रहे। इसके बाद आपके और 3 बुद्धिस्ट काउंसिल अलग अलग राजाओं ने बुलाए हैं। लास्ट में हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्क इंडिया में रूलर थे उस टाइम पे, कोई बात नहीं, वो हम बाद में मेन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था ना, यहां पे बुद्धिज्म के अंदर स्प्लिट आ गया था, बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बट गया। स्प्लिट कैसे आया? बुद्धिज्म के अंदर ना इस टाइम तक आते हुए क्वेश्चन खड़ा हो गया था, वो क्वेश्चन ये था कि रिलीजन को और ज्यादा पॉपुलर कैसे बनाया जाए। अब देखो ओरिजिनल जो बुद्धिज्म था, जो गौतम बुद्धा ने बोला है, उसमें ये बोला है कि कोई भी जो पर्सन है वो पर्सन खुद
पहले 8 फोल्ड पाथ पे चले, ठीक है, इसे लगातार प्रैक्टिस करता रहे, उसे निर्वाणा मिल जाएगा। निर्वाणा का मतलब है उसे फाइनल नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, उसे मोक्ष मिल जाएगा यहाँ पे। अब बाद में वो तब भी लगा रहे अपने इसी 8 फोल्ड पाथ पे चलने पे। फाइनली जब उसकी डेथ होगी, जैसे जब गौतम बुद्धा की भी डेथ हुई, उस इवेंट को हम कहते हैं परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब होगा फाइनल मोक्ष मिल गया। फाइनल मोक्ष है कि अब आप फ्री हो फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। क्लियर है? अब कंट्रोवर्सी ये थी कि बेसिकली बुद्धिज्म में ये चीज, देखो किसी को भी, जैसे मैंने बोला, ये चीजें सुननी आसान है, ये करनी बहुत मुश्किल है रोज की लाइफ में। तो लोगों को धीरे धीरे टीचिंग आसान लगती थी पर प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल लगता था। तो रिलीजन के अंदर ये डिस्प्यूट आने लगा कि जिन मॉन्क्स को निर्वाण मिल चुका है वो अपना परिनिर्वाण अभी के लिए पोस्टपोन कर दें, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, जिस निर्वाण मिल गया वो फाइनल फास्टिंग, फाइनल मेडिटेशन पे बैठ जाते थे कि अब परिनिर्वाण मिल जाए। पर अब ये आने लगा कि जिन्हें निर्वाण मिल गया है, हम इन मॉन्क्स को बोलें कि आप बाकी जो नए फॉलोअर्स आ रहे हैं उनकी मदद कीजिए, उन्हें भी एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोक्ष प्राप्त हो। पर ये ओरिजिनल टीचिंग्स नहीं थी, तो कुछ लोग चाहते थे कि देखो ओरिजिनल हर कोई पर्सनल टीचिंग ही रखे। दूसरे जो थे वो इस चीज के फॉलोअर्स थे जो कहते थे कि नहीं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब इसी के चलते हुए जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बट गया। बुद्धिज्म का एक हिस्सा, उसे कहते हैं हम हीनायाना, और दूसरा है महायाना। हीनायाना एक तरह से पर्सनल व्हीकल, और ये आपका ग्रेट व्हीकल। पर्सनल व्हीकल यानी कि खुद सब कुछ सेल्फ करना है। यहां पे जो एनलाइटेंड हैं, enlightened ones to help others reach निर्वाण। तो ये सारे के सारे यहाँ पे प्रिंसिपल है। क्लियर है? इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए आपके बहुत सारे चाइनीज मॉन्क्स भी इंडिया आए, फाहेन, जुआंगजांग, आइकिंग जैसे लोग। इनका सीक्वेंस और इंडिया के ये कौन से एरिया में घूमे हैं, ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है, इसे पढ़ के रखिएगा, ठीक है। कल हम महाजनपद और उसी के साथ में मौर्यन एम्पायर शुरू करके खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में छोटे हैं, ठीक है। तो कल ये सारा का सारा मौर्यन एम्पायर तक खत्म हो जाएगा, तो मौर्यन एम्पायर तक पढ़ के रखना कल, ठीक है।